जबकि इमरान खान की ज़िंदगी में कैसे अंधेरा छा चुका है और आगे कुआं और पीछे खाई है। आज मुझे बड़े तरीके इंसाफ के एक सीनियर आदमी ने आके सुबह को पूछा, सुबह इमरान खान अपने लिए नए सियासी रास्ते तलाश जरूर कर रहा है। जो दूसरों को जलसे में हया पर लेक्चर देता था, अब वो पूरे मुल्क में एक बेहयाई की तस्वीर बना रहा है। और जिन्होंने देखी है वो कानों को हाथ लगा रहे हैं कि दुनिया में कोई लीडर इतना मैला, इतना गलीज, इतना गंदा हो सकता है। और जिसने रिकॉर्ड किया वो भी इमरान खान का काफ़ी करीबी बंदा है। इसी डर की वजह से इमरान खान को ड्रोनें ख्वाब आ रही है। ये सब कुछ करके इमरान खान के अपने हाथ में आया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसे आखिर तक जरूर देखना। बहुत अहम खबरें, जबकि इमरान खान की जिंदगी में कैसे अंधेरा छा चुका है और आगे कुआं और पीछे खाई है। और एक और बात बताऊं, आज मुझे बड़े तरीके इंसाफ के एक सीनियर आदमी ने आके सुबह को पूछा, सुबह उन्होंने कहा यार प्लीज़ कोई खान साहब से मुलाकात करने का तरीका निकाल लें तो हम फिर आपको ले चलें वहाँ पे। मैंने कहा प्लीज़ मुझे आप अपना ख़रीदने की कोशिश मत करें। या तो आप मेरे ऊपर ये ना लिखा करें कि लिफाफा सहाफ़ी, या फिर जो है ना इस तरह के बीच में आके ना किया करें। मैं वो उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि पहले आप पैरों में पड़े हुए और बाहर आके आप गले पड़े हुए। नहीं, प्लीज़ जहाँ पे आप हैं वहीं पे रहें, और जब इमरान का दिल करेगा वो खुद आ जाएगा। बहरहाल अब इमरान खान का दिल टूट चुका है, घबराहट का शिकार है। ना घर में सुकून है, ना को बाहर ठंडी हवा का झोंका है। और घर में तो आपको पता है सुकून क्यों नहीं। शदीद सर्दी में सियासी गर्मा गर्मी ने हर एक पर अजीब सी कैफियत तारी की हुई है। कोई अपना लहू ऑडियो वीडियो से गरमा रहा है, कोई कौमी सलामती का मरसिया पढ़ पढ़ के कौम को हरारत देने की कोशिश कर रहा है। कभी तवज्जो हटाने के लिए टेक्नोक्रेट्स की बात होती है, और कभी हिम्मत दिलाने को मार्च में इलेक्शन की, तो कभी इलेक्शन 2024 में सुनाकर इमरान खान की सीटी गुम कर देते। कभी नवाज शरीफ की मुल्क वापसी से नून लीग अपने कारकुनों का दिल बहलाती है। इमरान खान अपने लिए नए सियासी रास्ते तलाश जरूर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हुक्मरान जमात बहरानों से निपटने के लिए अब कमर कस रही है। इमरान खान की ज़िंदगी में जो अंधेरा ऑडियो वीडियोज़ की बरसात ला रही है ना, वही अंधेरा हुकूमत भी मुआशी चैलेंज की सूरत में महसूस कर रही है। पानी अफसर से गुजर चुका है। कौमी सलामती कमेटी में बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत का अंधेरा इमरान खान के अंधेरे के मुकाबले में कुछ भी नहीं। पहले ऑडियो आई कि चलो अमेरिका के साइफर से खेलते हैं, फिर ऑडियो आई कि चलो मीर जाफर और मीर सादक का टाइटल बांटते हैं। खान साहब मुशरिक का लेबल बेच रहे थे कि 5-5 बंदे खरीदने की ऑडियो आ गई। अभी मुर्शद की घड़ी बेचने की ऑडियो लीक होने के चर्चे हो रहे थे कि मुर्शद की खुशगवार घड़ियों की ऑडियो लीक हो गई, और ऐसी खुशगवार घड़ियाँ के कप्तान की ज़िंदगी में अंधेरा हो गया। अब मुर्शद की खुशगवार घड़ियों से पूरा पाकिस्तान महसूस हो रहा है। पूरे मुल्क को पता चल चुका है कि मुर्शद घड़ियाँ बेचने के साथ साथ महबूब कदमों में लाने का मंत्र भी बड़ी अच्छी तरह पढ़ता है। मुर्शद के मौक्कल इतने ताकतवर हैं कि दो बिछड़ों को मिला देते हैं। मुरीद खास अपने कमज़ोर लम्हात में मुर्शद से सिपाहीयाब होने आते हैं। लेकिन कप्तान ने भी सोचा ना कि मुर्शद की ऑडियोज़ आ रही हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। मैं भी थोड़ा रियासत मदीना में गन तो घोल लूँ अपना। लिहाजा कप्तान ने मुर्शद के साथ यकजहती दिखाई और कप्तान की एक गलीज ऑडियो लीक हो गई। और उसके साथ तीसरी ऑडियो में तो फ्लाइंग किक्स के हमले की गूंज कालाबाग से पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। दुनिया को सब्ज बाग और अपने लिए काला बाग, और अब सोशल मीडिया ऑडियो वीडियो के बारूद से अटा पड़ा। बच्चे बच्चे के सामने इमरान खान के काले करतूतों का पोल खुल चुका, और वो इमरान खान जो दूसरों को जलसे में हया पर लेक्चर देता था, अब वो पूरे मुल्क में एक बेहयाई की तस्वीर बना हुआ है। लोग कहते हैं खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ कि सूरज मशरिक़ से नहीं मगरिब से निकलता है। भाई बहन माँ बाप बच्चों के ऐब खुल जाए तो नज़रों में वो कदर नहीं रहती। तो खान तो फिर एक सियासी बुत है जो हर रोज़ टूटते और नए तराशे जाते हैं, और ये गलत फहमी बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी। वो इमरान खान जो दूसरों को शर्म दिलाने की बात किया करता था, बेशर्मी की तस्वीर बन चुका है। वो इमरान खान जो रियासत मदीना बनाने का दावेदार था, अब इससे ज़रा ये तो पूछे जब इंसान इस तरह के गुनाह उसके सामने आते हैं तो रियासत मदीना में कितने कोड़ों की सज़ा मिलती है। रियासत मदीना में इस शख्स को कैसे इबरत का निशान बनाया जाता है। और अब नहीं सुन रहे कि कप्तान की एक नहीं 3-4 वीडियोस लीक होने वाली है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी वीडियोस किसने बनाई, तो जवाब ये है कि कई दफ़ा एहतमाम करने वाले भी जब तमाम कर जाते हैं। इसी तरह की कहानी मेरे कप्तान की है। खबर यह है कि वीडियो आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। कई लोगों ने तो कहा है कि वो वीडियोस पहले देख चुके हैं, और जिन्होंने देखी है वो कानों को हाथ लगा रहे हैं, तौबा इस्तग़फ़ार के विर्द कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि दुनिया में कोई लीडर इतना मैला, इतना गलीज, इतना गंदा हो सकता है। अगले चंद दिन में किसी वक्त भी वो मार्केट में शायद आ जाए।
और एक बार फिर पूरी दुनिया कप्तान के स्याह कारनामों की गवाह बनेगी। और ये इतनी गलीज किस्म की वीडियोस होंगी, मुझे बताया गया कि जिसके बारे में शायद कुछ सोच भी नहीं सकता। देखने वालों में कुछ सहाफ़ियों के साथ साथ इमरान खान के कुछ अपने साथी भी शामिल हैं। ये वीडियोस किसी इदारे ने नहीं रिकॉर्ड की, बल्कि मोबाइल से रिकॉर्ड हुई है, और जिसने रिकॉर्ड की है वो भी इमरान खान का काफ़ी करीबी बंदा है। अब या तो वो इमरान खान के साबका साथियों में से हो सकता है या फिर मौजूदा साथियों में से, जो इमरान खान के लिए बाकायदा शबाब का और बाकी दवाइयों का इंतज़ाम करता रहा। क्योंकि इसी तरह तो काम कोई बहुत ही करीबी दोस्त कर सकता है ना। कप्तान के हुजरे में तो वही दाखिल हो सकता है जिसके साथ ना सिर्फ अच्छे मरासिम हो बल्कि बेइंतहा अच्छे मरासिम हो। वैसे इमरान खान के करीबी जिन लोगों के 5 साल पहले फ़ोन चोरी हुए थे, उनकी खबरें मीडिया की जीनत बनी थी। तब यह अफवाह उड़ाई गई थी कि इन फ़ोन्स में इमरान खान की कुछ नाज़ेबा हरकत रिकॉर्ड। अब ये नहीं कह सकता कि ये डेटा उन्हीं के फ़ोन से निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो ज़रूर। इमरान खान ने जो जो गुल खिलाए वो सामने तो आएंगे। इसी डर की वजह से इमरान खान को ड्रोन ख्वाब आ रही, और ड्रोन ख्वाब आने की दो वजूहात है। एक तो पूरे पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी, और इमरान खान को डर है कि कोई दूसरी ऑडियो वीडियो लीक ना हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब इमरान खान को यह भी अंदाज़ा हो चुका है कि इसके सर पे हाथ रखने वाले, इसकी नैपीज तब्दील करने वाले आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होने लगे। यानी जो इमरान खान की इज्जत के रखवाले थे ना, जो इमरान खान की अच्छी इमेज बनाने वाले थे, इमरान खान का बुत तराश के लोगों को दिखाने वाले थे, अब वो खुद आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते जा रहे हैं। बल्कि अब तो वो किरदार भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक की। वो ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, किसके फ़ोन पे भावलपुर में वो ऑडियोज़ पहुंची, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब वो वक्त दूर नहीं है जब पता चलेगा कि सब कुछ इमरान खान के ईमा पर उनके कहने पे होता रहा। क्योंकि मंसूबा ही काफ़ी लंबा था, और मंसूबा था इमरान खान को शाहजहान बनाकर अगले 10 साल तक हुकूमत में रखने का। और इसी मंसूबे के तहत आखिरी वक्त तक एड़ियाँ रख दी गई ताकि इमरान खान शाहजहान बन सके, अपनी मर्जी का सिपहसालार बनाए। अफसोस इस बात का, ना तो इमरान खान शाहजहां बना और ना ही उसका मुशीर खास सिपहसालार। इसलिए इमरान खान की कांपे टांग रही। उनके ख्वाब में इलेक्शन के भूत बार बार उनको तंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो एक जो बारीक गली से रोशनी किरण इमरान खान को रिलीफ देते हुए फूट रही है, कहीं वो लोड शेडिंग की वजह से बंद ना हो जाए। यानी इमरान खान ने जिनसे फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना में ताउन की उम्मीदें लगाई हुई हैं, वो भी जल्द मंजर आम से गायब होने लगी। इसे कभी आजम स्वाति को बहाना बनाकर, कभी महंगाई, बिजली, गैस की लोड शेडिंग को बहाना बना के दोबारा सड़क पे आने का किसी न किसी तरह बहाना ढूंढा जा रहा है। बस मुर्शद का इंतज़ार है। मुर्शद जैसी ग्रीन सिग्नल देगा, सितारों की चाल ढाल बताएगा, कोई जादू टोना टांग देगा, कोई बकरे जला देगा, उसी वक्त इमरान खान की टांग भी ठीक हो जाएगी और वो दौड़ने के भी काबिल हो जाएगा। बल्कि हो सकता है वो एक टांग पे ही दौड़ना शुरू कर दे। अब इमरान खान के चारों तरफ मुश्किलात हैं। उन्हें ये समझ आ चुकी है कि पंजाब में दाल नहीं गलनी, इसलिए अब इस्लामाबाद जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इससे जाहिर होता है कि पंजाब में तख्त पर अब कोई दूसरा सवार होने वाला है, और अब जब कोई दूसरा सवार होगा तो फिर गिरफ्तारी का खतरा भी बढ़ेगा। लेकिन इस्लामाबाद के मुजाफात के लोगों ने भी खबरदार कर दिया कि यहाँ तो वफाकी हुकूमत के पहुँच के करीब हो जाओगे तो गिरफ्तारी का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। इसलिए अब बार बार महमूद खान से दरख्वास्त कर एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर पर झूला झूलने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ताकि वफाक की पहुँच से दूर जाया जा सके। क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के लिए सब कुछ भी करने को तैयार है। और ये भी सुना है कप्तान को छुपकली से बड़ा डर लगता है, और जेल में तो बहुत ज़्यादा छुपकलियाँ होंगी इमरान खान। इसलिए आखिरी उम्मीद खैबर पख्तूनख्वा कि अगर भाई साहब KPK चले गए तो एक और बात कंफर्म हो जाएगी कि अगले आने वाले साल तक कम से कम KPK की असम्बली अभी तहलील नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो असम्बली भी तहलील हो गई तो फिर तो ना अहली पक्की, गिरफ्तारी पक्की। अब आपको समझ आ गया होगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों का कैसे बार बार कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों में मुनाफकत का पर्दा चाक हो रहा है। क्यों हर महीने हाजिरी तो लगाई जाती है, तनख्वाहें वसूल की जाती हैं, पार्लियामेंट लॉजेस पे कब्जा बरकरार रखा जाता है, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल भी लिया जाता है, सरकारी गाड़ियों में सैरें की जाती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कौमी असम्बली के इजलास में बैठने से जान जाती है। इससे बड़ी मुनाफकत की मिसाल और क्या हो सकती है? छोड़े सब कुछ, ये बताएं ये सब कुछ करके इमरान खान के अपने हाथ में आया क्या? पहले जो ठेंगा था अब तो शायद वो भी नहीं। अब इमरान खान उन लोगों के नाम मांग कर टकोसले कर रहा है जिन्होंने स्पीकर से रब्ता किया। यानी इमरान खान ने अपना भी नुकसान किया और साथ मुल्क का भी। अपनी सियासत पर झूठे नारे, बुलंद दावे और वादों के मीनारों से वापस आ जाए। हो सकता है अवाम पिछले सारे धोखे भूल जाए, लेकिन क्या इस मुल्क के साथ होने वाले नुकसान का अजाला हो सकेगा? जवाब है नहीं।
जाते जाते आपको एक बात बता दूं कि कौमी सलामती का इजलास ख़त्म हो चुका है। इजलास में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक हुए, काफ़ी वज़ीर थे और आर्मी चीफ भी थे, और अस्करी हुक्काम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर में शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। अस्करी हुक्काम की जानिब से कौमी एक्शन प्लान के तमाम नुकात पे अमल दरामद यकीनी बनाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मरकज़ और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में KPK और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया हमलों पर भी ब्रीफिंग हुई। इंटेलिजेंस अदारों की ब्रीफिंग की रोशनी में कौमी सलामती कमेटी अहम फैसलों की मंजूरी अब देगी कि बड़े मुआशी फैसले भी मुतवक्किल हैं, जबकि लगता है कि MQM दोबारा मुत्तहद हो रही है। PSP और फारूक सत्तार मिलने को तैयार है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की सफ़ों में तशवीश फैल गई है। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मुल्क में पहली दफ़ा मफाद पर टोले ने इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद मुल्की सलामती के इदारों को चौक चौराहों पर रुस्वा किया। मुल्क में पहली बार एक ऐसे चोर और डकैत को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया जिसने सफारती ताल्लुकात की ईंट से ईंट बजा दी और तोहफों में मिलने वाली चीज़ों को चंद रुपयों की खातिर बेचकर मुल्क और कौम का नाम बदनाम किया। 4 साल तक तहरीक इंसाफ जिस जमात के तरले करके उन्हें इत्तेहादी बनाकर हुकूमत करती रही, आज इसी MQM को गुंडा करार दे रही है। देखना होगा कि नए साल में पाकिस्तान पुराने मसाइल से जान छुड़वा सकेगा या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी TV। साल 2022 अपनी तमाम तर सियासी तब्दीलियों और नाकामियों के साथ अपने अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। साल 2022 कई लिहाज से अहम और दर्दनाक रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कई चीज़ें पहली बार रूनुमा हुई हैं जो कई लिहाज से ट्रेंड सेटर की हैसियत रखती हैं। पाकिस्तान में 75 साल की तारीख में पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और पार्लियामेंट से जमाई तब्दीली हुई। मुल्क में पहली बार रातों रात फिर अदालतें खुली और वज़ीर आज़म के असम्बली तहलील करने के इक़दामात को गैर आइनी करार दे दिया गया। मुल्क में पहली दफ़ा मफाद पर टोले ने इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद मुल्की सलामती के इदारों को चौक चौराहों पर रुस्वा किया। पहली मरतबा सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ घटिया मुहिम चलाकर उनको गद्दार गर्दाना गया। वहीं 75 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तान के किसी आर्मी सरबराह ने न सिर्फ इस्टेबलिशमेंट और फ़ौज के सियासत में मदाखलत का एतराफ़ किया, बल्कि आइंदा इस गलती को ना दोहराने और इदारे को आइनी रोल तक महदूद करने का इरादा किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इक़्तिदार की कुर्सी को लेकर म्यूज़िकल चेयर का मुकाबला किया गया जो ताहाल अब तक जारी है। मुल्क की मईशत पहली बार इस नहज पर पहुंची कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की बातें गर्दिश करने लगी। मुल्क में पहली बार एक ऐसे चोर और डकैत को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया जिसने सफारती ताल्लुकात की ईंट से ईंट बजा दी और तोहफों में मिलने वाली चीज़ों को चंद रुपयों की खातिर बेचकर मुल्क और कौम का नाम बदनाम किया। लेकिन जहाँ ये साल अपने अंजाम को है, वहीं अगले साल के शुरू होते ही सबसे अहम मसला जिसने जन्म लिया है वो अमन व अमान का है। मुल्क में उठती दहशत गर्दी की एक लहर ने पूरे मुल्क को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। आज इस हवाले से वज़ीर आज़म की सदारत में अहम कौमी सलामती का इजलास किया गया है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। अस्करी हुक्काम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर में शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। ज़राए के मुताबिक अस्करी हुक्काम की जानिब से कौमी एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मरकज़ और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का बताना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस इदारों की ब्रीफिंग की रोशनी में कौमी सलामती कमेटी तमाम अहम फैसलों की मंजूरी दी गई।
याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मुलाकात की थी, जिसमें मुल्की सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया था। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से एक बार फिर सिंध और बिलखुसूस कराची एक मरतबा फिर सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। यहाँ चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ बजाय इसके के मामलात को संजीदगी को भांपते हुए इक़दामात की जानिब बढ़े, उल्टा सियासी बयानबाजी से मामलात को गैर संजीदा कर रही है। 4 साल तक तहरीक इंसाफ जिस जमात के तरले करके उन्हें इत्तेहादी बनाकर हुकूमत करती रही, आज इसी MQM को गुंडा करार दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि कराची जो कि रोशनियों का शहर था, इस्टेब्लिशमेंट को फिर ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए। सारे गुंडे जमा करके MQM बना दी गई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कराची रोशनियों का शहर था, फिर इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए और गुंडे इकट्ठे करके MQM बना दी गई। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि कराची में अशरों आग खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी थी। अब फिर ख्याल आ रहा है तहरीक इंसाफ को रोकना है, फिर ख्याल आ रहा है कि बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चरागाह की कोशिश की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में ज़म हो चुका है। पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल ख़त्म की जा रही है। पहले बुनियादी हकूक़ मुअत्तल किए गए, अब इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी पाकिस्तान के अवाम के विलन हैं। दूसरी जानिब कराची के हालात और अपनी सियासी साख को बचाने की खातिर जो MQM धड़ेबंदे का शिकार थी, एक मरतबा फिर इसके तमाम धड़े सवाए अपने कायद अल्ताफ़ हुसैन के एक पेज पर आते दिखाई दे रहे। और ये रीयूनियन इस वक्त के गवर्नर सिंध के हाथ में है। इस वक्त सिंध का गवर्नर हाउस MQM की रीयूनियन का मरकज़ बना हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने MQM के मुख्तलिफ धड़ों के इंतज़ाम की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाक सरजमीन पार्टी PSP और फारूक सत्तार ने सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर इत्तफाक किया है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कहना था कि मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश कर सकता हूँ, मगर किसी को मजबूर नहीं कर सकता। आपस में उलझने और लड़ाई झगड़े से कराची का नुकसान होगा। कामरान टसोरी का कहना था कि MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और रहेंगे। सियासी जमातों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तोड़ने की नहीं। जो भी हो वो देरपा, पायदार और कराची के लोगों की बेहतरी के लिए हो। गवर्नर सिंध का कहना था कि इस वक्त सियासत में इदारों की किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। हमारा 75 साल में बहुत नुकसान हुआ, आज भी बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर नहीं। उनका कहना था PTI का ज़माना चला गया, कराची नाराज़ है, किसी को वोट नहीं दे रहा। हालिया इंतखाबात में PTI को कराची में सिर्फ 10% वोट पड़ा। PTI को जो वोट डाला गया उसका उन्होंने खुद ही हशर नशर कर दिया। उन्होंने कराची समेत सिंध में कोई काम नहीं किया। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की सियासत में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा, अगर कोई पाकिस्तान या इसके शहर के ख़िलाफ़ बात करेगा तो मैं इसके ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा। लंदन में अल्ताफ़ हुसैन के साथ साथ एक और पाकिस्तानी सियासतदान और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ भी खुद साख्ता जलावतनी काट रहे हैं, जबकि फ़िलहाल तो पाकिस्तानी सियासत में उनका रोल काफ़ी एक्टिव है। लेकिन इस हवाले से हालिया शोशा जो तहरीक इंसाफ ने छोड़ा है वो ये है कि नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लाने के हामी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ने फ़ौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फ़ौजी क़यादत में तब्दीली नहीं हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। PTI रहनुमा ने पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत इलेक्शन के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूँ, इसका सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। फवाद चौधरी का कहना था कि कौमी असम्बली से इनफरादी नहीं इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए और ये इज्तिमाई तौर पर ही कबूल किए जाने चाहिए। इस मामले में चंद दिनों में फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं इस्तीफ़ों के मामले में अब इमरान खान भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करने वाले पार्टी अरकान कौमी असम्बली के नाम मांग लिए।
इमरान खान ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में एक कमेटी भी कायम कर दी है जो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ रब्ता करने वालों का तयन करके 3 रोज़ में नाम इमरान खान को पेश करेगी। इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान को फौरी तौर पर सरकारी कामगाहें छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। इमरान खान ने हिदायत की कि अरकान कौमी असम्बली 1 हफ्ते के अंदर सरकारी रिहाइशगाहें छोड़ दें। सरकारी मराहत लेने वाले अरकान के ख़िलाफ़ पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। ज़राए PTI का कहना है कि कमेटी के सरबराह असद कैसर मुज़ाकरात के लिए पार्टी के मज़ीद 4 अरकान को शामिल करेंगे। कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के साथ रब्ता करने वालों का तयन करेगी। असद कैसर 3 रोज़ में इमरान खान को स्पीकर से रब्ता करने वालों के नाम पेश करेंगे। ज़राए PTI के मुताबिक असद कैसर ने इससे कबल इमरान खान को स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया था। आज तहरीक इंसाफ की इज्तिमाई इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई। PTI का वफ़द इस्तीफ़ों के एक साथ मंजूरी पर इसरार करता रहा, जबकि राजा परवेज़ अशरफ आइन और कवायद बताते रहे। असद कैसर ने कहा कि PTI मुल्क में इलेक्शन चाहती है, इसलिए इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए हैं। स्पीकर ने PTI के वफ़द से कहा कि आपका जो भी सियासी मौक़िफ़ है ऐवान के अंदर आकर पेश करें। वफ़द ने राजा परवेज़ अशरफ से कहा कि वो इस मामले पर इमरान खान से हिदायत लेकर बताएंगे। ख्याल रहे कि PTI के 22 अरकान कौमी असम्बली का स्पीकर कौमी असम्बली से खुफिया राब्तों का इंकशाफ हुआ है। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए का कहना है कि 6 अरकान ने स्पीकर को बताया उनके इस्तीफ़ों पर मौजूद दस्तखत जाली हैं, जबकि ज़ुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली रजिस्टर में हाज़िरी भी लगा चुके हैं। इसके अलावा नवाज़ इलाही और तालिब नकई ने स्पीकर को छुट्टी की दरख्वास्त भी दे रखी है। बहरहाल अब साल 2022 के अख्ताम में चंद घंटे बाकी हैं। देखना होगा कि नए साल में पाकिस्तान पुराने मसाइल से जान छुड़वा सकेगा या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अगर हमारी बहन या हमारी बेटी काम करेगी तो दुनिया क्या कहेगी कि लड़की की कमाई खा रहे। मेल बॉय, उसको ये ऑप्शंस नहीं होते, उसकी मर्जी है या उसकी मर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं मर्द का भी तो रवैया या मर्द का भी तो इसमें हिस्सादार है। अगर बेटा कर रहा है तो उसका तो फर्ज है। बेटी का हम एज अ फेवर लेते हैं। अगर 2 या 3 बहनें हैं, बेशक भाई बड़ा है, माँ की ख्वाहिश होगी कि चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, लड़कियों की शादियाँ पहले हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम अफीफ़ा। आज तो आपने बहुत डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया है। पहले आप औरत को मजलूम बनाती रही हैं, अब आपने मर्द को भी जो है ना वो मजलूम बनाने की बात शुरू कर दी है। वजह एक ये है अफीफ़ा कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। बिल्कुल। और ये भी हमने औरतों के मसले की ही बात है, क्योंकि मसले तो अगर हम कोई किसी को तंग करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर को, या कोई औरत अपने बेटे को परेशानी में मुब्तला करेगी, तो वो औरतों के लिए भी तो मसला बनता है ना, चाहे वो माँ की शक्ल हो, बहन की हो या बीवी की हो। बिल्कुल। तो हमने उस एंगल को आज कवर करना है। तो लेकिन ये बताइएगा, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि आपका कहना ये था कि शायद ये मर्द के बचपन से ही ये चीज़ शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने ख़वातीन के बारे में बात करी कि लड़कियों को हम पहले दिन से गुड़ियाँ और खिलौने दे देते हैं। हम लड़कियों को अगर वो बहुत कोई सख्त सब्जेक्ट ना पढ़ना चाहें तो हम कहते हैं ठीक है, इसने कौन सी नौकरी करनी है। लेकिन मर्द बच्चा जो होता है, मेल बॉय, उसको ये ऑप्शंस नहीं होते। उसकी मर्ज़ी है या उसकी मर्ज़ी नहीं है। अगर घर में अब्बा अम्मी डॉक्टर हैं, बेटे की बिल्कुल मर्ज़ी नहीं है, उसका एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग या किसी और तरफ है, मगर वो बेटा है तो उसने वो जो है उनका एक लेके चलना है आगे, उनका नाम उसी फील्ड में। तो ये बहुत होता है। फिर जब मर्द कमाने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम तमाम घर की जिम्मेदारी टाइम के साथ मर्द के ऊपर डाल देते हैं।
अगर कोई वालिद रिटायर हो गए हैं, उनकी पेंशन है, तब तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आ जाता है, कोई उनका अपना खर्च निकलेगा, शायद कोई घर के बिल ज़्यादा हो जाए। लेकिन मर्द के ऊपर हम, अगर बहन कहीं टीचिंग भी कर रही है या कोई और काम कर रही है, हम औरत से नहीं तवक्को करेंगे कि वो घर के अखराजात में अपना हिस्सा डाले। हम कहेंगे भाई मर्द है, अब चाहे तो उसकी कमाई अपनी होने के बावजूद मर्द की नहीं होती है। इसी तरह जब बड़ा होता है मर्द, अब आप देखिए शादी के मसाइल जब आते हैं तो माँ बाप, ख़ासकर जहाँ तालीम की कमी है, जहाँ पर समझिए कि इनकम लेवल कम है, वहाँ लोग, पेरेंट्स और माएँ ख़ासकर बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। अच्छा, ये शादी वाली मिसाइल पे आने से पहले मैं ये चाहूँगी कि देखें, आपने बात की कि मर्द जब कमाना शुरू होता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं कि उसने सारी जिम्मेदारियाँ उठानी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मर्द का भी तो रवैया या मर्द का भी तो इसमें हिस्सादार है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली हमने ये देखा है अपनी सोसाइटी में कि जहाँ औरतें कमाना भी चाहें तो उनको सबसे पहले जो है वो अपनी फैमिली के मर्दों से ही इजाज़त नहीं मिलती, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। वो एक माइंडसेट है, एक पर्टिकुलर तबके में है, बिल्कुल लोअर तबके में। तो ये प्रेशर तो इस वजह से है ना? नहीं, मैं इस बात को शायद ना मानूं, क्योंकि जब आप एक तो जेनरिकली आप देखें तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तबकों में औरतें काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हर लेवल पे कर रही हैं। अच्छा, बहुत निचले तबकों में मैं देखती हूँ अफीफ़ा कि जो हमारे घर मेड्स वगैरह आती हैं वो भी सब काम कर रही हैं, या जो सेक्रेटरीज़ या लोअर लेवल पे औरतें काम करती हैं मजबूरी, ये शौकी औरतें नहीं होती। तो इन तबकों में नहीं है। जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आप बात करती हैं, जो मेरे ख्याल में मिडिल क्लास तो आजकल महंगाई के ज़माने में ख़त्म ही हो चुका है लगभग, तो उधर ये फिर भी है। लेकिन ये एक लोग इसको, जिन लोगों की ये सोच है वो थोड़ा सा एक ईगो का मसला भी समझते हैं कि अच्छा अगर हमारी बहन या हमारी बेटी काम करेगी तो दुनिया क्या कहेगी कि लड़की की कमाई खा रहे हैं। जो हमने पहले भी प्रोग्राम किया और हमने कहा कि ये सोच जहाँ भी है वो गलत है। लेकिन मर्द जब कमाता है उसका तो हम हक समझ के करेंगे। बिल्कुल। लड़के का हमें हक समझा जाएगा कि भाई अगर बेटा कर रहा है तो उसका तो फ़र्ज़ है। बेटी का हम एज अ फेवर लेते हैं, अगर उसने कुछ किया हम उसको हक समझ के नहीं करते। ये एक बड़ा वास्ट, एक आप कहें कि डिफरेंस जो है। तो उसकी एक वजह ये भी तो है कि जो विरासत में मोस्टली अगर कुछ इनहेरिट कर रहे होते हैं तो माँ बाप की फिर ये कोशिश भी तो होती है कि वो चीज़ जो है वो सबसे पहले बेटे को ही दें। तो अगर वो बेटा इनहेरिट करता है तो ऑब्वियसली फिर फ़र्ज़ तो उसी नहीं, का विरासत में उसको नहीं, वो तो देखिए एक शरई मामला है। माँ बाप तो दे ही नहीं सकते ज़िंदगी में, वो गिफ्ट कर सकते हैं, वैसे तो दे ही नहीं सकते। शरई तौर पे इस्लाम नहीं इजाज़त देता। आप सिर्फ किसी को अपनी ज़िंदगी में दे सकते हैं एज ए गिफ्ट, वैसे नहीं दिया जा सकता। नहीं, लेकिन वही आपकी बात कि जैसे माँ बाप की अगर कोई पेंशन आ रही है या कोई चीज़ आ रही है तो वो सब उसमें शामिल है, वो विरासत में शामिल है। ये हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में किया था। अब जब बड़ा होता है वो और शादी का मसला आता है तो शादी में अमूमन मैंने देखा है कि माएँ बड़ी इनसिक्योर हो जाती हैं। वो कहती हैं मेरा एक बेटा है या दो बेटे हैं, अगर एक बेटा अलग हो गया या उसकी बीवी तेज टाइप आ गई तो दूसरे को भी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ेगा, भाई उसकी बीवी भी तो ऐसे कर रही है। और अगर कोई मर्द वो कहीं काम कर रहा है, दफ्तर में कोई लड़की पसंद आती है, वो कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में साथ हैं और उसको वो लड़की पसंद आती है, तो वो माँ बाप बड़ा घबराते हैं। उनका एटीट्यूड क्या होगा कि देखो ये इस लड़की ने हमारे बेटे को फांस लिया। भी कैसे फांस लिया? आपका बेटा भी तो इंटरेस्टेड रहा होगा ना, जो वो शादी कर रहे हैं। तो ये एक वन साइडेड ही क्यों होता है ये? तो ये बात नहीं होती है। और बाज़ औक़ात हो सकता है कि वो लड़की बेइंतहा अच्छी हो, उसके ख़ानदान वाले अच्छी हों, मगर इधर दो मसले आते हैं। नंबर एक, माओं का, औरतों का ज़्यादा मैंने देखा है, मर्द भी करते हैं कभी कि मेरे बेटे की भाई की बेटी बैठी भी है तो घर की लड़की को लेके आना, बाहर वाली कितनी ही अच्छी क्यों नहीं है। या माँ कहेगी कि भाई मेरी तो बहन की बेटी है। अब इसमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और जब वो लड़कियाँ आती हैं तो चूँकि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप की हिस्ट्री होती है, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी मिक्स्ड होती है, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो आएँ तो वो बहुत मोहब्बत के साथ ही रहें।
मेरे सामने एक वाक़या बड़ा तकलीफ़देह एक आया। मेरे जानने वाले की बहन थी, वो ज़रा नॉर्मल लोग थे, बहुत अमीर नहीं थे मगर मुनासिब खाते पीते अकेले। उनके लड़के को एक ही बेटा था और उसको अपने दफ्तर में एक लड़की काम कर रही थी और लड़की बेइंतहा शरीफ और अच्छी थी। और जो लड़के थे, जो उनकी वालदा थी, वो घबरा गई, कहने लगी कि नहीं ये तो हम इधर नहीं कर सकते। खैर लड़के ने बड़ा फोर्स किया, जब किया तो माँ मजबूरन, माँ बाप गए रिश्ता डालने के लिए। बट व्हेन दे वेंट देयर, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से बातें करी कि मैं तो चाहती थी जी मेरी बहन की बेटी घर आए। वो तो देखें, लड़के ने कहा आजकल पता है जवान लड़कों के आगे कौन बोलता है। अभी जब हम इस तरह जाके किसी की बेटी का हाथ मांगेंगे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन वो इतनी अच्छी लड़की थी, उसको पता था अगर मैं असलियत अपने फ्रेंड को बताऊंगी तो इसके दिल में अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ दरार आएगी। उसने नहीं बताया। उसने कहा वो मेरे ही घर वाले जो थे उनको पता नहीं समझ नहीं आई, एकदम से एक और रिश्ता था, गोलमोल बात। मुझे किस तरह पता चला कि इत्तेफाक से एक शादी में चंद बरस पहले मेरी जब इन खातून से मुलाकात हुई, आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने ये बात करी और वो इतनी अच्छी लड़की थी, उसने बताया नहीं और मेरा मुंह नहीं था मैं दोबारा जाती उनके घर या बेटे को कहती कि तुम मना लो उनको तो हम चले जाएं, कि इसका दिल मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाए। उस लड़के ने 40-45 के पेठे में आके फिर शादी की। वो आज तक वो कहती हैं उसके दिल में एक शक पड़ चुका है कि ज़रूर मेरी माँ ने जाके कोई बात की होगी। उसको ये शक है कि जब सब कुछ ठीक था, लड़की वाले एक तरह से राज़ी थे और उनकी मर्ज़ी ही से हम लोग हमारे घर वाले गए, तो एकदम कोई मना क्यों करेगा। बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं। फिर एक और जो मसला मैं देखती हूँ हम लोगों के यहाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर 2 या 3 बहनें हैं, बेशक भाई बड़ा है, माँ की ख्वाहिश होगी कि चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, लड़कियों की शादियाँ पहले हों। वजह क्या है कि पता नहीं भावज आएगी कैसी आएगी, वो बच्चों का जहेज़ करने देगी, इस लड़के को लेके अलग ना हो जाए, कितना करने दे, हम तो रिटायर हो गए, हमारा बुढ़ापे का वक्त है, हम कहाँ से करेंगे। अब ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। देखें, ये सारे मोहब्बतों के रिश्ते होते हैं। हमें ये देखना चाहिए और इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, पैगाम देना चाहती हूँ कि चाहे आप बहू बनकर घर में आए, फ़र्ज़ कीजिए आपकी सास ने आपको कुछ कह दिया, आपको बुरा भी लगा, ये याद रखिए ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। जहाँ आज वो खड़ी हैं कल आप खड़ी होंगी। तो आप तो नहीं चाहेंगी कि आपकी भाभी हो या आप जब सास बने तो आपकी बहू वो तरीक़ा इख्तियार करे जो आप बड़ों के साथ कर रही हैं। और अगर उस सास की जगह आपकी माँ हो और वो कोई बात करे तो क्या आप इस तरह रिएक्ट करेंगी। इसी तरह माँओं के लिए भी कि अगर आपका बेटा बेटी के साथ आपका दामाद इतनी मोहब्बत करे कि उसका ख़ुसूसी ख्याल रखे, आपका दिल कितना खुश होगा। तो ये जज्बात जब वो बेटी के बजाय बहू और दामाद के बजाय आपका बेटा होता है तो वो जज्बा किधर चला जाता है, क्यों नहीं होता। हम अगर एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की ख्वाहिशात का, उनके तमाम मामलात का एहसास करें, तो ये मसाइल जो है वो उनके होने की कोई वजह नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखा जाए और रिश्तों के अंदर ये ब्लैकमेलिंग ना हो तो बहुत से मसाइल जो है वो वैसे ही हल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस मौजू से आपके इजाज़त चाहेंगे और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। सरकारी खजाने को लूटा है तो वो इमरान खान ने लूटा है। कैसे आपको कहेगा कि जी सारा गम तो और लोग करते रहे, मैं मासूम हूँ कि उन्होंने लोगों के घर खराब किए, इम्बसात ने लगाए। इतने सारे लोग गलत बयानी तो नहीं कर सकते, ज़रूर उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। अब इसका क्या मतलब है कि मुझे भी नहीं छोड़ा। पूरी स्टोरी थी कि मुझे ब्लैकबेरी दिया, गिफ्ट किया, ये किया, वो किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महफिश तबस्सुम।
नाज़रीन, बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी और उसके बाद वैसे तो ये कहा जा रहा है कि खान साहब की भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, लेकिन मुबशिर साहब ने एक बात कही थी जिस दिन ये ऑडियो लीक हुई थी। मुबशिर साहब, मुझे याद है आपने कहा था कि खान साहब जब किसी से जान छुड़वाना चाहते हैं तो फिर वो उसके खिलाफ ऐसी कोई चीज़ें लेकर आते हैं सो दैट लोगों को लगे कि शायद वही इंसान बुरा है। अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब में पक्की पक्की अलहदगी हो गई है, तो वाकई इसमें कोई सदाकत है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? पता नहीं जी, बात यह है कि कोई जी शऊर आदमी जो है किसी की अलहदगी या तलाक से खुश नहीं होता, लेकिन बहरहाल मैं इमरान खान को जानता हूँ, तो अगर ऐसा हुआ तो उसमें इमरान खान का बड़ा अमल होगा, क्योंकि वो हमें उसको और क्या कैसे आपको कहेगा कि जी सारा गन तो और लोग करते रहे, मैं मासूम हूँ, और आप लोग फिर से उसकी बातों पर यकीन करेंगे और फिर से कोई 500 ख़वातीन का जलसा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको ही पता है क्यों, मुझे भी पता है क्यों। तो रौनक आप लग जाएगी, एकदम से आना जाना शुरू हो जाएगा। खान साहब के ऊपर पहले बड़े इल्ज़ामात इस टाइप के लग चुके हैं कि उन्होंने लोगों के घर ख़राब किए, इम्बसात ने लगाए, खुद रेहाम ने लगाए, एक दो और लोगों को मैं जानता हूँ। चले उन्होंने क्योंकि मीडिया में आके नहीं कहे तो मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन यह है कि अब पहली बारी इस तरह के इल्ज़ाम से उनका अपना घर जो है वो ख़राब हो रहा है। और खान साहब को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उनके लिए तो एक किस्म का छुटकारा उनको हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ टू यूज्ड टू बी और टू बीइंग ऑन हिज ओन, और अपनी स्पेस, अपनी जगह, अपना ये वो उनको अपना जो है शेड्यूल और अपना टाइम टेबल उनको पसंद है ज़्यादा। सर, लेकिन वजूहात क्या बनती है अगर अलहदगी हुई भी है तो? बात यह है कि वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि ये तो रीज़न बनेगा, यानी वजह तो हो सकता है कहीं और हो, लेकिन यह है कि जो हमारे सामने रीज़न आएगा, अगर ऐसा हुआ, अगर मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर ये है कि फिर यही वजह होगी। और खान साहब ने या बुशरा बेगम ने अभी तक इससे इनकार भी नहीं किया कि ऐसा नहीं हुआ या ये खबर गलत है, तो उससे अफवाहों में तक़वियत आती जा रही है। सर, लेकिन वीडियोस आने का जो मामला है वो अब अफवाहों की हद तक ही रह गया है। हैकर्स ने इतनी डेडलाइंस दी, उसके बाद भी अभी तक कोई वीडियो आई नहीं। खान साहब की ऐसी कोई वीडियो है भी या नहीं? मुझे नहीं पता, देखिए मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने देखी हैं, जिनमें एक तो आप ऐसे को भी जानती हैं, आप भी जानती हैं, जैसे हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने देखी हैं, तो और भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने देखी हैं। तो ऑब्वियसली इतने सारे लोग गलत बयानी तो नहीं कर सकते, ज़रूर उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। बहरहाल मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, लेकिन मेरा मतलब है कि अब यह है कि खान साहब के जो ढोंग है और जो फरेब और मक्कारी है, उसको तो जंग लग गया, उसको ग्रहण भी लग गया। अब कितनी बार वो लोगों को मक्कारी से अपनी बेवकूफ़ बनाएंगे, तो आने वाले दिन बताएंगे। सर, आयशा गुलालई भी मैदान में आ गई हैं, वो फहाशी और इस्लाम पर लेक्चर भी दे रही हैं और साथ साथ वीडियोस की अफादियत पर भी रोशनी डाल रही हैं। खान साहब के बारे में वो कह रही हैं कि मैं उनकी पोतियों की उम्र की थी, उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। सर, इस बात को अब इतना क्यों उछाला जा रहा है? अब इसका क्या मतलब है कि मुझे भी नहीं छोड़ा? सर, वो तो सर उन्होंने पहले भी इस तरह की बातें ज़ाहिर की थी। बात पता है कि अब आयशा का जहाँ तक ताल्लुक है ना, मुझे उसमें ज़रा क्वेश्चनेबल है, वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनकी जो पूरी स्टोरी थी कि मुझे ब्लैकबेरी दिया, गिफ्ट किया, ये किया, वो किया। मैंने उस वक्त भी उनका एक प्रोग्राम किया था खरा सच में, तो मुझे उस पर यकीन नहीं आया, क्योंकि इमरान ने कभी अपने बेटों को बोतल नहीं पिलाई अपनी जेब से, कोक नहीं पिलाई, पेप्सी नहीं पिलाई, मिरिंडा नहीं पिलाई। वो किसी को अपना ब्लैकबेरी गिफ्ट देगा नया वाला, और बकौल उनके उसने कई खवातीन को गिफ्ट किया था। ये तो अगर वो कहें कि किसी से लेकर दिया था तो समझ आती है, लेकिन खुद गिफ्ट किया था वो समझ में नहीं आता। तो मैं तो और मैंने कभी भी उनके हाथ में ब्लैकबेरी नहीं देखा था। मैं तो वो धरने पे भी जब आती थी उनके पास एक नोकिया ही होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3310 का या वो वाला पुराने वाला नोकिया जो था। तो कब उनको दिया गया और कब उन्होंने यूज़ किया? देखें, इमरान खान से इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन हर इल्ज़ाम को तो नहीं माना जा सकता जिसके ऊपर सवालिया निशान हो। और ये जो बात है कहना कि मुझे भी नहीं छोड़ा, तो इसका क्या मतलब है?
आप उस वक्त भी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी, तो ये बात आपने उस वक्त क्यों नहीं की है? आपने फिर उस वक्त, आप पार्लियामेंटेरियन बनने जा रही थी, आप पॉलिटिशियन थी, आप जी शऊर थी, आपको लॉ का पता था, लेजिस्लेशन का पता था, तो आपने उस वक्त ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? या आपने सोचा कि अगर मैं कुछ बन गई तो मेरा इससे फ़ायदा हो जाएगा, ना बनी तो आवाज़ उठा लूँगी, तो दैट इज़ नॉट द राइट टैक्टिक देन। सर, कौमी सलामती का एक बड़ा इजलास हुआ और उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की बात हुई है। तो अब क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? देखिए, बात यह है कि आज भी 3 अफवाज पाकिस्तान के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, कल भी शहादतें हुई हैं, परसों भी, यानी मुतवातिर हो रही हैं और यानी मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हैं। और हमारी जो CTD है मकामी और पुलिस है और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो तो बिल्कुल ठुस होकर रह गए हैं। और ख़ासतौर KPK में जितना ध्यान दिया गया है उनके ऊपर पिछले 9 सालों में, वो भी हमारे सामने है। तो अब बड़े फैसले करने पड़ेंगे और उनमें से सबसे बड़ी फैसला तो ये होगा कि जो भी बेटर बन जाएगा या जो भी उनकी मदद करता हुआ पाया जाएगा उसके साथ बेरहमी से सलूक होना चाहिए ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ले जाकर। तो मेरा ख्याल है कि अगर 2-4 को भी ऐसी सज़ा होगी तो इन लोगों को अपनी पनाह लेने वाली जगहें जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाएंगी और वो एक काफ़ी बड़ी हेल्प होगी। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। सर, अदालत ने वजारत दाखिला का 19 दिसंबर का और इलेक्शन कमीशन का 27 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा है कि कल बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। सर, इलेक्शन कमीशन रेडी था इतनी जल्दी इंतखाबात करवाने के लिए? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और कल का तो मुझे पता ही नहीं कि बल्दियाती इंतखाब कैसे हो सकते हैं। उसका एक पूरा सिस्टम है, उसकी पर्चियाँ छपनी हैं, सब कुछ होना है, जो हैं अपॉइंट होने हैं लोग, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं पोलिंग बूथ्स के ऊपर, ये वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना है। तो मुझे नहीं पता कल कैसे, लेकिन बहरहाल ये मुझे पता है कि वफाकी हुकूमत जो है इस फैसले को कल इस्लामाबाद में चैलेंज करने जा रही है। तो ऑब्वियसली ये डेट ज़रा सी मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है हुकूमत के लिए, नेक नियति में भी करने को नहीं है। लेकिन अगर बहुत जल्दी इंतखाब होता है वहाँ पे तो उसका फ़ायदा तो तहरीक इंसाफ को होगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी जितनी अपोजिशन है वहाँ पे वो तितर बितर हुई भी है। और तहरीक इंसाफ अभी तक यूथ में पॉपुलर है और यूथ की एक बड़ी मेजॉरिटी है। तो लेकिन यह है कि ये आप भी खुद समझती हैं, मैं भी समझता हूँ, अगर आपको मैं कहूँ कि कल आप मैट्रिक का पर्चा ले लें एक दिन में तो आप वो नहीं कर सकती, तरतीब नहीं दे सकती और उसको ले नहीं सकती, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बन सकते, कलम दवात इशू नहीं हो सकता, सब कुछ। तो बल्दियाती इंतखाब कैसे एक दिन में हो सकता है, ये मेरी समझ से तो बात आ रहा है। वाकई सर, एक तरफ MQM इकट्ठी हो रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि गुंडों को एक दफ़ा फिर से इकट्ठे होने का मौका मिल गया है। तो क्या ये इल्ज़ाम भी एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया जा रहा है? अब बात यह है कि उस वक्त MQM क्या थी जब वो तहरीक इंसाफ के साथी थे। अगर इतने गुंडे थे तो फिर उनको साथ क्यों मिलाया था? और फिर इमरान खान ने तो उनकी बड़ी तारीफ़ की थी कि जनाब ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। कि जब वो अलग हुए हैं तो वो गुंडे हो गए, तलंगे हो गए, बदमाश हो गए। यानी कमाल ये नहीं है माविश कि बस मेरे साथ रहो तो दायरा इस्लाम के अंदर और मेरे ख़िलाफ़ होते हो तो दायरा इस्लाम से खारिज। ये अजीब बेतुकी बात है। मुझे भी आज सुबह को ना एक PTI के सीनियर रहनुमा ने अप्रोच किया, उनका यार कल हमारी मुलाकात है तो खान साहब से बात करते हैं कि किसी तरह आप लोगों की सुलह सुलह। मैंने कहा मेरी कोई लड़ाई नहीं है और ना मुझे सुलह करनी है। और रह गई बात अगर इमरान को करनी होगी तो उसके पास मेरा एड्रेस है, वो यहाँ पे आया है मेरी तरफ, तो खाने भी खाए हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो वो बड़े आराम से आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि कम लोगों ने इमरान के घर खाना खाया, मैं उन खुशनसीबों में से हूँ। सर, वैसे भी आपके पास तो उनके पास आपका WhatsApp नंबर भी तो होगा, WhatsApp पे भी तो कांटेक्ट सब कुछ है। तो ये जो है ना कि मैं चला जाऊं, ये अभी तक वो अपनी गर्दन ऊपर करके सरिया ऊपर करके, वो जरा मुश्किल है मांगेश। सर, आप ब्लॉक तो नहीं है वैसे WhatsApp? जी मैंने कहा ब्लॉक तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे उनका नंबर जब मुझे जरूरत ही नहीं। मैंने बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। अच्छा, हो सकता है मेरे पास नंबर भी नहीं आना हो, ये भी हो सकता है।
क्योंकि वो ही इज फॉन्ड ऑफ चेंजिंग हिज नंबर्स वेरी ऑफन। सर, एक तरफ गवर्नर केपी ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर दस्तखत कर दिए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि म्यांमार की जो साबिक सरबराहे हुकूमत हैं आंग सान सू की, उनको हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर सज़ा दी गई है। हम वैसे तो ज़ाहिर है दूसरे कंट्रीज़ की एग्जांपल देते हैं, लेकिन हम फॉलो क्यों नहीं करते उनकी अच्छी चीज़ों? कैसे फॉलो करेंगे, किसने फॉलो करना है? हर तरफ तो हमारे या नैब ज़दगान है या नैब ज़दगान होने वाले हैं। हमारे ऊपर तो जितने भी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ये पता नहीं ज़मीन का कैसा असर है, हमारे पानी का क्या असर है, कि सारे के सारे एक ही थैली के चटे पटे हैं। अभी हेलीकॉप्टर का स्कैंडल आप ले लें, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बेरहमी से किसी ने अपने मफाद के लिए सरकारी ख़जाने को लूटा है तो वो इमरान खान ने लूटा है। आप हेलीकॉप्टर को भी देख लें, उसने तो ऊबर की टैक्सी इतना नहीं चली जिस तरह उसने सरकारी खर्च पे उस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया, और फिर उसके ऊपर बैक डेट में जाके कानून साजी भी कर दी। तो जब तक एक आदमी इस मुल्क में नहीं फंडा जाएगा किसी भी एक जुर्म में, तो बाकी सारे वो जुराइम होते रहेंगे और उनके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आती रहेगी, कोई ना कोई अब आज देखें ना, आज एक अजीब सा उन्होंने कर दिया कि कल या परसों, क्योंकि असातिज़ा जो थे पहले उन्होंने वज़ीर आला के घर के बाहर एहतजाज किए दफ्तर के, उसके बाद ज़मान पार्क में जाके एहतजाज किए नहर के ऊपर। तो आज जो इमरान खान के घर के जाने वाले रास्ते हैं पंजाब हुकूमत ने उन सबको सील कर दिया कि यानी एहतजाज नहीं हो सकता वहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता? ठीक है ना, अपने लिए एहतजाज हर जगह कर लें, गंद भी कर लें, गंद डाल भी दें, और दूसरों के लिए दूसरों का एहतजाज होता है वो इनको नागवार गुजरता है कि हमारी नींद खराब हो रही है, हम अंदर बैठ के दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं तो बाहर आवाज़ें आ रही हैं तो देखो ना हम डिस्टर्ब होते हैं। फिर दूसरों के लिए ये है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसका अपने लिए अलग मेयार है और दूसरों के लिए अलग मेयार है। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें और जो फैसले हुए जिन पर हमने बात की, इसके अलावा एक बात ये हुई कि हर चीज़ बेच दी जाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर दिया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनको आउटसोर्स किया जाए। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सही फैसला हुआ है क्या? ज़रूर कर दें यार, ज़रूर बेच दें अगर करना है तो, लेकिन पहले सरकारी रिहाइशगाहें तो बेचे ना। GORs जो इतने अरबों डॉलर के हैं उनको तो बेचे ना। जो म्यो गार्डन्स रेलवे की इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ 20-20 कनाल के घरों में रह रहे हैं इनके अफसरान, उसको बेचे ना। जो महकमा औकाफ के पास इतनी अराजी है जो लोग कब्जा करते रहते हैं, या जो महकमा औकाफ वाले अपनी करप्शन से उनको लीज पे देते रहते हैं, उसको बेचे ना। एवैक्यूएट ट्रस्ट ने जो लोगों को दी हुई है औने पौने दामों पे सारी अराजी, वो पहले लेकर देना। आप सिर्फ वो जो अवाम की मिल्कियत है उसके ऊपर आपकी नज़र जाती है, और जो आपकी मिल्कियत या आपके आराम के लिए है, मगर DC हाउसेज हैं, सर्किट हाउसेज हैं, कमिश्नर हाउसेज हैं पूरे पाकिस्तान में, अगर ये सिर्फ यही बेच देंगे तो मेरे ख्याल है कम से कम $5-10 बिलियन आ जाएगा। तो उस पर क्या रुकावट है आपके पास? पहले वो कर ले, फिर ये भी शौक पूरा कर ले, क्योंकि इसके बाद क्या बेचेंगे? यानी इसके बाद क्या बेचेंगे? चले मुझे बताइए, क्या रह जाएगा फिर? सही बात है सर, पाकिस्तान का तो अच्छा कोई सोचता ही नहीं है, सब सिर्फ अपना भला सोचता है। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के बाद। इमरान खान साहब ने गुनाहों पे पर्दा डाला है ना, और उतना ये डाल रहे हैं। अब राना सलाम ने पर्दा डाला है ना। खान साहब के ना मुंह पे पर्दा डालना चाहिए, जो उसकी उम्र होगी है ना। इसके सारे पर्दे जो अंदर भी तय में भी लगे हुए हैं वो भी खोल देने चाहिए। झूठ बोलता है, मुझे तो वैसे ही वो ज़्यादा लगता है। क्या कर सकते हैं जनाब, मानना तो मानना ही पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा है कि ऐसी एडिटिंग भी होती है जो फोरेंसिक में पकड़ी नहीं जा सकती, जबकि राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि उन्होंने साइडलाइन पे फोरेंसिक करवाई है। ये ऑडियोज असली हैं जो इमरान खान साहब से मंसूब की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने भी अभी असली और नकली का कोई दावा नहीं किया, उन्होंने इनकार नहीं किया इन ऑडियो से। वो यही कहते हैं कि दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए। क्या वो दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालते हैं, और क्या हुक्मरानों के गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए? लोगों से चल के पूछते हैं। हाँ जी, ये बताएं, ऑडियो लीक्स हो रही हैं तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? देखें जी, जितना इमरान खान साहब ने गुनाहों पे पर्दा डाला है ना,
वो उतना ये डाल रहे हैं। अच्छा क्या वो ख्याल नहीं है? डालते? नहीं, वो भी डालते हैं, ये भी डालते हैं। अच्छा अब राना सलाम ने पर्दा डाला है ना, पूरा ओपन कर दिया, हो सकता है ऑडियो लीक होगी। वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं देखें, जब राना सनाउल्लाह पे पाउडर का केस डाल सकते हैं, उन पे पर्दा नहीं डाला, क्या ख्याल है? तो इमरान खान के ऊपर नहीं पड़ सकता। एक सियासी गेम है, ये चल रही है उनकी। आगे आगे 2023 आ रहा है, अल्लाह खैर करे, उसमें इलेक्शन भी होंगे और उसमें पता लग जाएगा कि क्या किसका पर्दा खुलता है। किसका। वैसे पर्दे तो बहुत खुल चुके हैं हमें, अच्छा नून लीग के भी खुले हैं, पीपल्स पार्टी के भी खुले हैं, पीटीआई के भी खुले हैं। इमरान खान साहब कहते हैं ऑडियोज नकली हैं, आपका क्या ख्याल है? पता नहीं, उसको पता होगा, झूठ बोलता है। मुझे तो वैसे ही वो जहर लगता है। क्यों? पसंद ही नहीं, मुझे नहीं पसंद। वो कहते हैं गुनाहों पर पर्दा डालें, आपका क्या ख्याल है? तो गुनाह पे पर्दा डालना चाहिए। कभी कह रहे हैं शहबाज शरीफ की कोई ऑडियो लीक हो रही है, कोई इमरान खान की लीक हो रही है, इस तरह के मामला चल रहे हैं। लेकिन वो तो चल रहे हैं, ये इमरान मुल्क खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई हैं वो सुनी है आपने? नहीं, वो तो नहीं मैंने सुनी। बाकी इस तरह बातें सुनने में आई हैं, कुछ इनकी इमरान खान की भी जो ना ऑडियो वगैरह। वो वही ना ऑडियो। अरे मुझे ये बताएं, आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब कहते हैं कि गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए दूसरों के। इमरान खान साहब खुद पर्दा डालते थे दूसरों के गुनाहों? नहीं, ये तो उनके ऊपर कीचड़ उछालता था, सबको बुरा भला ये वो करता था। तो ये वाम को भी पता है इमरान खान के फ्यूचर क्या है, इमरान खान कैसा बंदा है कैसा नहीं है। ये तो वाम को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 4-4 5-5 शादियाँ की हुई हैं, मेरा ख्याल सैकड़ों के हिसाब से इसने फ्रेंड वगैरह भी बनी हुई हैं। तो सारी अवाम को पता है कि इमरान खान में गंद क्या है तो क्या नहीं है, तो सबको पता है। यार ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि लीक कैसे होगी। ठीक है, अगर लीक हुई भी है तो इस तरह की बातें वाहियात, ठीक है, ये तो गलत बात है ना। वो कहते हैं गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए खान साहब। नहीं, खान साहब के ना मुंह पे पर्दा डालना चाहिए, जो उसकी उम्र होगी है ना, ठीक है, उसके मुंह पे अब पर्दा डाल लेना चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि खान साहब दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालते हैं? नहीं, वो तो इमरान खान उसको नवाज शरीफ को रोल लेते हैं, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को रोल लेते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर बात है मुकाफाते हैं बल्ले ना, मुकाफाते में असली भी हो सकती है, नकली भी हो सकती है, उनके ऊपर डिपेंड, जैसे वो देते हैं हम भी इसी तरह कमेंट्स दे रहे हैं। हाँ, नहीं, आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है? ओके है वैसे, असली है? असली है। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि फॉरेंसिक करवाया है, असली पाई है। असली डाली कह तो रहे हैं, कह तो रहा हूँ, क्या कहूँ। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि अब ऐसी एडिटिंग आ गई है कि फॉरेंसिक में भी नहीं पता चलता। जी जी बिल्कुल, क्या कर सकते हैं जनाब, मानना तो मानना ही पड़ता है, क्या करना पड़ता है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पर्दा डालें गुनाहों पर, आपका क्या ख्याल है? डालना चाहिए हुक्मरानों के? नहीं ऐसे नहीं जाना चाहिए, इनके गुनाहों पे नहीं पर्दा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये बताएं कि ऑडियो लीक्स आ रही हैं इमरान खान साहब की, क्या चक्कर है, असली है या नकली है? ये सब झूठ है। सब झूठ है? हाँ, सब झूठ है। क्यों बोला? इमरान खान साहब तो इनकार नहीं कर रहे ऑडियो से, आप क्यों कर रहे हैं? हमने कोई बयान नहीं सुना उनका। वो कहते हैं गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए। नहीं, वो हमने उसको, उस आदमी का, देखो मेरी बात सुन लेना, पाकिस्तान को बचाने वाला इमरान खान है। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ी खबर है। ऑडियोज जो हैं वो आपने सुनी है? बिल्कुल सुनिए ना, बिल्कुल सुनिए। ओरिजिनल लगी या फेक? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं आता उनके ऊपर। यकीन नहीं आता? एक बंदे कैरेक्टर पता होता है कि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, मेरा हम इसको होटल में देखे आते जाते। जब वो जवान था, यंग था, तो पीसी में मैरिड में ठहरता था वो। तो वो तो इनकार नहीं कर रही इन ऑडियो से। वी हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ थिंग्स। वो तो इन ऑडियो से इनकार नहीं कर रहे। कितने इनकार करेंगे वो? आज इनकार करेंगे, कल फिर कोई नई चीज़ आ जाएगी। सो इस बेटर, जब झूठ है तो फिर इनकार करने में क्या कबाल? इनकार जितने किए फिर भी आ रही है, तो जो लोग देने वाले जब वही नहीं करे तो बस ठीक है, आदमी चुप कर जाता है। वो कहते हैं कि दूसरों के अमाल पर पर्दा डालना चाहिए, गुनाहों पर पर्दा डालना चाहिए, तो ये भी दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, वहाँ पे ये कि मैं 2 करूँ तुम 4 करो आगे से, तो बेहतर कोई तो चुप करे ना। पर्दा डाले ना, पर्दा डाल दिया ना, नहीं ना डलता भाई। जो मेरी बात सुनो, जो हकीकत है ना वो अवाम के सामने नहीं झुकती, समझे? जो हकीकत अगर मैं सियासतदानों ने मैं झूठे वादे करूंगा ना, यार एक दफ़ा बंदा झूठा, मैं आपसे एक दफ़ा वादा झूठा करता हूँ, दूसरी दफ़ा करूँगा, तीसरी दफ़ा करूँ, आप कहोगे ये झूठा आदमी है, तो आप उसको क्यों नहीं तस्लीम करते? अच्छा, मैं ये बता दें, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं उन्होंने फोरेंसिक करवाई है साइड पे, ये ऑडियो असली है, आपका क्या ख्याल है? ऑडियो असली होगी, सियासी बयान। वो एक बंदा वजीर है, वजीर कानून भी, लेकिन उसको ज़्यादा हमारे से ज़्यादा तो वो बेहतर समझता है उसको। जो उसने अगर कोई बात बोली है तो 100% सच होगी, ऐसी होगी बात तो जो भाई निकली है। ऑडियो असली है? हाँ, असली होगी। तो खान साहब पे पर्दा डालना है अब कि नहीं? पर्दा मैं कह रहा हूँ इसके पर्दे सारे खोल देने चाहिए, इसका एक भी पर्दा नहीं रहना चाहिए। इसके सारे पर्दे जो अंदर भी तय में भी लगे हुए हैं वो भी खोल देने चाहिए। सब सियासत है, वो असल कह रहा है या वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये सियासत होती है, ठीक है ना। ना इसमें सच चलता ना झूठ चलता है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैंने फोरेंसिक करवाया है साइड पे, ये ओरिजिनल है।
इस पे तो हंसी, आप मेरी हंसी सुन ली होगी आपने। राना साहब जो कह रहे ठीक है जनाब। जो राना साहब सब बातें सही कहते हैं। जिस दिन वो होश में आ जाएंगे तो सब बातें फिर उनकी भी उनकी याद। इमरान खान साहब, इमरान खान देखिए सच्चा कोई भी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सब सेल्फिश है, चाहे इमरान है, चाहे मियां नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, सब सेल्फिश है। ये मियाँ साहब हैं आपके जी, इनकी कोई ऑडियो तो नहीं लीक हुई? नहीं, कभी नहीं हो सकती। अगर हो कोई कहता भी तो मैं एतबार नहीं करती। अच्छा, आप पीटीआई वालों की तरह एतबार नहीं करेंगे? जी हाँ। अच्छा, ये बताएं, राना सनाउल्लाह साहब पे आपको यकीन है या इमरान खान साहब पर? गुंडा, एक नंबर का गुंडा। कौन? सना राना। अच्छा, आप दोनों पीटीआई के वोटर हैं? उसकी तो पाकिस्तान के उसकी तो शक्ल पे लिखा हुआ है क्रिमिनल। जी हाँ। राना सनाउल्लाह साहब शक्ल से पता चल जाता है? बिल्कुल। ऐसी भी कोई डिवाइस आ गई है? आंखें और दिमाग सबसे बड़ी बात है। जो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि ये सारी की सारी जो खान साहब की ऑडियोज मुबैना तौर पर आ रही हैं, क्या वो असली हैं या नकली, और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब की फॉरेंसिक वाली बात पर किस कदर यकीन है उन्हें, ये भी लोगों की राय आपने जानी। और क्या इमरान खान साहब दूसरे सियासतदानों पर उनके गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं या नहीं, और उनके गुनाहों पर क्या पर्दा डाला जाना चाहिए या नहीं, लोगों की राय आपने जानी। आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। क्योंकि हमें समझ नहीं आती इनको चाहिए क्या होता है। अच्छे अच्छे बंदे रुलते देख के हैं, बाकी बंदे के साथ तीन तीन जोड़ी होती है। अकेले बैठे हुए हैं, लग रहे सिंगल। जी। सिविल इंजीनियर, मिस्त्री हैं। लड़कियां खेल के ना बस फिर निकल जाती हैं और फिर मुंह तक नहीं दिखाती। वो झुकते ही शुरू कर दूं तो आपके प्रोग्राम का मजा खराब हो जाएगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस टाइम हमारे साथ जमालुद्दीन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? क्या नाम है? क्या करते हैं आप? मैं बीए साइकोलॉजी कर रहा हूँ। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर के छोटे छोटे बच्चे हैं आप? अच्छा, मुझे बताइएगा कि लड़कियाँ ज़्यादा फ्लर्ट करती हैं या लड़के ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं? लड़कियाँ। समझ रहे हो आप? फ्लर्ट किसको कहते हैं? कि तो सामने सीधा देख लेते हैं, लड़कियाँ चोरी चोरी नजरें देखती हैं। चोरी चोरी देखती हैं? चोरी देखती हैं। आपको किसी ने देखा है चोरी चोरी? वो बहुत देखती हैं ऐसे कर। लड़कियाँ ज़्यादा ठरकी होती हैं वैसे मेरे हिसाब से। लड़के नहीं करते ठरक? ठरकी होती हैं। और लड़के भी होते हैं, लड़के को इंतहा के होते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। लड़के तो इंतहा के होते हैं। आपने कभी किया ठरक? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। आप अच्छा, आप नजरें झुका के चलते हैं? क्या बोला तूने? लड़कियों की साइकी आज तक अच्छे बंदे नहीं समझ सके। हम तो भी पहले सेमेस्टर के हैं, बड़े लोग आज तक औरत को देख के कहते हैं इनका हमें समझ नहीं आती। आपको क्या लगता है नेक्स्ट 8 सेमेस्टर तक आप साइकी समझ लेंगे लड़कियों की या फिर नहीं ऐसे ही कहेंगे? कोशिश करेंगे कोई समझ आ जाए, लेकिन पता नहीं अभी। अच्छा, लड़कों की साइकी कैसी होती है उसका तो आपको पता होगा। लड़कों की स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रा साइकी होती है कि यार कोई एक अच्छी बंदी मिल जाए या सीधा साधा। लड़कियों का हमें समझ नहीं आती इनको चाहिए क्या होता है। अच्छे बंदे रुलते देख के हैं, बाकी बंदे के साथ तीन तीन जोड़ी होती है। हमें ये नहीं समझ आता इसके अंदर आखिर इसके अंदर इसने क्या देख लिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अच्छा शाहजेब, थोड़ा कैमरा में भी देख लें। आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? मुझे ही देखे जा रहे हैं। लड़कियों से आई कांटेक्ट होल्ड करना चाहिए। मैं नहीं कर रही आपसे। अच्छा, नहीं लड़कों को तो करना चाहिए ना आई कांटेक्ट। पहली फुर्सत में निकल। मुझे बताइएगा कि लड़के ज़्यादा फ्लर्टी होते हैं कि लड़कियां ज़्यादा फ्लर्टी होती हैं? वैसे जहाँ तक मैंने नोटिस किया है ना, ऑनेस्टली लड़के ज़्यादा फ्लर्टी होते हैं। कंट्रोल। लड़के ज़्यादा फ्लर्टी होते हैं और लड़कियां नहीं फ्लर्ट करती। मैं बताता हूँ, लड़के जो होते हैं ना वो स्टार्ट करते हैं फ्लर्ट, उसके बाद लड़कियाँ करती हैं फ्लर्ट। ठीक है, अब जैसे लड़के मिसाल के तौर पे कोई आई कांटेक्ट भी करते हैं किसी से, तो वो एक हिसाब से फ्लर्ट वाला मैसेज ही दे रहे होते हैं। लड़के स्टार्ट करते हैं फ्लर्ट, उसके बाद लड़कियां करना शुरू करती हैं। पहले जो स्टेप लेते हैं वो लड़के लेते हैं। सिंगल हैं, अकेले बैठे हुए हैं, लग रहे सिंगल। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि लड़के ज़्यादा फ्लर्टी होते हैं कि लड़कियाँ? जहाँ तक मुझे लगता है लड़के ही होते हैं। लड़के होते हैं। अच्छा, लड़के मतलब कैसे फ्लर्ट करते हैं? मतलब उन्हें
वो हर लड़की जो मतलब अच्छी हो या ना हो उन्होंने फ्लर्ट करना है अच्छा हो अच्छी है या नहीं सबसे करते का हैं? स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ऐसे ही हर बंदे के साथ, मतलब उन्हें पता नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है, बस उन्हें फ्लर्ट करना है बस। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। कौन सा? सिविल इंजीनियर, मिस्त्री। मिस्त्री हैं? अच्छा उस्मान मुझे एक बात बताइएगा कि लड़के ज़्यादा फ्लर्टी होते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा फ्लर्टी होती हैं? दोनों होते हैं तकरीबन। अच्छा दोनों होते हैं, कैसे? मतलब कि अगर कहीं बैठे होते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ लड़का ही देख रहा है, लड़की भी इशारे करवा रही होती है, देख रही होती है कि आएगा बात करेगा। ऐसा नहीं है कि लड़के होते हैं, दोनों तरफ होती हैं। दोनों तरफ होते हैं, मतलब लड़कियाँ भी साइन देती हैं? जी हाँ। आपको कभी किसी ने साइन दिए? जी हाँ। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कितनी बार, कैसे? आपने अभी मैंने कौन सा साइन दिया आपको भाई? आप आइए, आपने बात की, शायद सेट हो जाए। सेट होने के लिए नहीं, मैंने अपने व्लॉग में लाने के लिए आपको साइन दिया था। वैसे मिलेंगी तो फिर आ जाएंगी। चलें देखते हैं। अगर बात की ना तो लड़कियां होती हैं। लड़कियां होती हैं? लड़कियां खेल के ना बस फिर निकल जाती हैं और फिर मुंह तक नहीं दिखाती। और फिर हम भी ऐसे कि जो जिसने नहीं मुंह लगाना ना लगे दफा होए। जो रहती है सुकून से रहे, नहीं रहेगी निकले। अभी तो आप डर रहे थे कि मुझे वो मेरी वाली देख लेगी, उनके सामने नहीं ऐसे बोलते आप? नहीं, वो तो अब अच्छी दोस्त हैं तो उनके सामने कैसे बोल सकते हैं? दोस्त से आगे लग रहा था मुझे। हैं? दोस्त से आगे लग रहा था मुझे। नहीं जिस तरह डर रहे थे आप। हाँ, डर तो अब लगता ही है हर एक से ना। अबे साले। अच्छा हारून, एक और क्वेश्चन बताइएगा कि नखरे ज़्यादा कौन करता है, लड़की है या लड़कियाँ? लड़कियाँ। कैसे होते हैं उनके नखरे? बहुत प्यारे प्यारे से नखरे होते हैं। नहीं कि वो अगर नाराज़ हो जाए तो वो चाहती है हमें इतना कोई आके मनाए, हाथ पकड़ ले, पता नहीं मतलब ऐसे ऐसे नखरे कि हमें घुमाए फिराए, हमारे साथ आके हमारी गोदों में सर रख के हमें मनाए। कंट्रोल। मैं पूछूं, जब हम मनाने जाते हैं आगे से उठ के चली जाती हैं। लड़कियां तेज़ होती हैं, लड़कियां अपने ना इशारों वगैरह से ना जाहिर कर देती हैं, लेकिन लड़के बेचारे ना बोल नहीं पाते। पहले तो उनको डर होता है कि पकड़ के मुझ जाएगी और उसके इतने ज़्यादा भैया आ जाएंगे मौके पे बनने वाले। बाकी यह है कि लड़के भी कर लेते हैं फ्लर्ट, मौका मिले तो। अच्छा लड़कियाँ ज़्यादा फ्लर्टी होती हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। किस तरह फ्लर्ट करती हैं, कुछ बताएंगे आप? आपके साथ कभी किसी ने फ्लर्ट किया? नहीं, हमारी शक्ल के देख के तो किसी ने आज तक इतना किया नहीं है। ना मौका मिला, भी पहली वाला सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी का, आगे आगे देखें कोई किस्मत नहीं हो तो मिले। अच्छा मुझे ज़रा बताएं लड़कियाँ कैसे फ्लर्ट करती हैं? अभी आपने कहा कि वो इशारे वगैरह करके, तो मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें इस बात को। वो पहले तारीफ़ करना शुरू करती हैं, अच्छा क्या कर रहे थे, क्या कहाँ बैठे हो, साथ साथ बाल वाह, फिर साथ ही वो उसका ऑपोजिट दे देती हैं। ये समझ नहीं आता कि तारीफ़ कर रही थी या जुत्ते मार रही थी। ये और नखरे ज़्यादा कौन करता है, लड़कियाँ करती हैं? लड़कियाँ ऑब्वियसली। लड़कियाँ करती हैं, मतलब क्या उनके क्या डिमांड होती हैं, क्या नखरे होते हैं? बस उनको चाहिए वो पापा का परा जो हर टाइम उन्हें टाइम दे, जबकि आजकल के ज़माने में सिर्फ नखरे नहीं धोखे ही देते लोग। आपको कभी धोखा मिला? नहीं। अच्छा धोखे ज़्यादा कौन देता है, लड़के या लड़कियाँ? आजकल दोनों ही देते। दोनों, लड़के भी और लड़कियाँ भी? जी। आपने कभी किसी को धोखा दिया? ऐसा नौबत ही नहीं आई। आपको किसी ने धोखा दिया? ना। जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है ना, लड़कियाँ मोस्टली ये कहते हैं कि लड़का फंसा दो, अगर आप थोड़ा सा भी वो इंटरेस्टेड होंगी ना तो वो इस तरह की कोई बात करेंगी। तो लड़के डायरेक्ट करते हैं, लड़कियाँ थोड़ा सा इनडायरेक्ट एक देती हैं टच। बाकी आप लड़कियाँ आप ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। ओके ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा मुझे बताएं नखरे ज़्यादा कौन करता है, लड़कियाँ करती हैं कि लड़के करते हैं, कौन ज़्यादा नखरे करता है? नहीं, नखरे ज़्यादा लड़कियाँ करती हैं। क्या क्या किस चीज़ में नखरे करती हैं? यार लड़कियों को पता नहीं क्या होता है कि उनका मूड बड़ा चेंज हो जाता है, बैठे बैठे मूड चेंज हो जाता है छोटी छोटी बात पे। एक बात हो रही होगी कि मैंने आइसक्रीम खानी है, ठीक है, थोड़ी देर गुजरेगी कहीं नहीं मैंने चॉकलेट खानी है। अब अगर आपने आइसक्रीम करा दी ना, तुमने कराई क्यों है, तुमने मुझसे पूछा है पहले? नहीं पूछा ना, तो पहले मुझसे कंफर्म तो करो ना। मतलब लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं इन शॉर्ट नखरे। नखरे लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं। लड़कियाँ करती हैं नखरे, लड़कों के कोई नखरे नहीं होते? नहीं, लड़कों का कोई नखरे नहीं। अच्छा लड़के हैं नखरे नहीं होते, सुबह उठे हाथ मुँह धोया आ गए। लड़कियों को घंटा तैयार हो गया, उसके बाद भी अभी भी कहती हैं लिपस्टिक लगा लूँ फिर आती है। अच्छा और आप सिंगल हैं या टेकन हैं? सिंगल है।
सिंगल है और अच्छा फिर आपको कैसे पता लड़कियां इतने नखरे करती हैं? अगर सिंगल हैं तो आपको कैसे तो बोलता ही है ना, जो दोस्त हैं वो बताते हैं, सारा शेयरिंग तो होती है दोस्तों के साथ। ओके, कोई एडवाइस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को या फिर यूथ को हमारे चैनल पे? यूथ को यही एडवाइस है कि स्टडी भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू करें, ये ना हो कि आएँ और यहाँ बैठ के चले जाएँ सारा दिन, बैग भी साथ लाया करें ताकि पढ़ाकू लगे आप। किसी लड़की ने एटीट्यूड वगैरह दिखाया हो? हाँ दिखाती हैं, तो हम जिस सुकून से रहने रहे, जिसने नहीं रहना निकले। ओके, और आपने कभी किसी को एटीट्यूड दिखाया? हमने तो बहुत एटीट्यूड दिखाया। बहुत दिखाया। लड़कियां फिर आगे से क्या करती हैं? क्या हुआ? और आगे से लड़कियां क्या करती हैं? यार अगर मैं बेसिकली वो लैंग्वेज मतलब वो जुगते ही शुरू कर दूँ तो आपके प्रोग्राम का मज़ा ख़राब हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। अच्छा, थोड़ी जुगतें लगाएं, क्या कहती हैं? लड़कियाँ सबसे पहले कहती हैं मेरे पास आ, ठीक है, उर्दू में बता दूँ क्योंकि पंजाबी में आपके व्यूअर्स को शायद समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर हमारी पंजाबी निकलती ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ निकल जाती है, वो फिर बुरा लगता है कि और मतलब इतने लोग देखेंगे हमें तो ऐसी वल्गर टाइप लैंग्वेज हो जाती है। लड़कियां कहती हैं कि हमारे पास आ, ठीक है, हमें मना, हमें घुमाने फिराने लेके जा, अपनी सिविक लेके आ, हमें घर में सिविक ना हो, एक होंडा सिटी है लेकिन उसे सिविक चाहिए, सिविक ना भी हो तो सिविक हो तो उसे फॉर्च्यूनर चाहिए। अब बंदा फॉर्च्यूनर कहाँ से लेके आए? ये बात है कि मना के हाथ पकड़, रिंग पे ना और हमें ले जा हमारे। अच्छा, और लड़के कुछ ऐसी डिमांड्स करते हैं लड़कियों से? नहीं, लड़के तो ऐसे कोई डिमांड नहीं करते, लड़के बस लॉयल्टी चाहते हैं, लॉयल होगी डेट्स इट। अच्छा हारून, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं ये चाहती हूँ कि आज नहीं, आज नहीं पूछना हमने। अब मैं ये चाहती हूँ कि हारून आप हमारे शो की एंडिंग करें, हमेशा मैं करती हूँ लेकिन आज मैं चाहती हूँ आप हमारे शो की एंडिंग। ओके, सो अभी जिस तरह आपका नेम क्या था? आमना। जी, आमना मोहतरमा हमारा इंटरव्यू कर रही थी और कुछ इन्होंने एक आध लड़के का और सख्त लोने का इंटरव्यू किया है। तो जिस तरह कि आपने देखा कोई आवाम की राय जानी, तो इसी के साथ अपने मेहमान मोहम्मद हारून को इजाज़त दीजिए। मेज़बान आमना के साथ पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।